नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग एक नए विषय के साथ शुरुआत करेंगे। जी हाँ, इतिहास। आज हम लोग इतिहास विषय की शुरुआत करेंगे। ये अपने लोगों का पहला वीडियो रहेगा इतिहास के संदर्भ में, और आज से ही हम लोग इतिहास को शुरू करेंगे। जब भी हम लोग इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हम लोग इसका दो संदर्भों में अध्ययन करते हैं, एक विश्व इतिहास और दूसरा हम लोग भारत का इतिहास के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। हम लोग भारत के संदर्भ में भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो देखते हैं हम लोग किस प्रकार से इतिहास की शुरुआत की जाती है। यह वीडियो हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर वाइज हम लोगों का इतिहास रहेगा। तो लगातार यहाँ पर हम लोग अध्यायवार इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं कि जब भी हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो इसको तीन भागों में इसको विभाजित करके इसका अध्ययन करते हैं। तीन भागों में विभाजित करके इसका अध्ययन करते हैं। पहला विभाजन आप देख पा रहे हैं प्रागैतिहासिक काल, जिसको पाषाण काल या स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। दूसरा वर्गीकरण हम लोग आदि ऐतिहासिक काल के रूप में करते हैं और तीसरा वर्गीकरण ऐतिहासिक काल के रूप में करते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि आप लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल पढ़ते हैं, परंतु उससे पूर्व भी हम लोग इसका कुछ वर्गीकरण करते हैं तथ्यों के आधार पर। जैसे कि प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है जहाँ से कोई भी लिखित सामग्री प्राप्त नहीं होती है। जिस कालखंड की कोई भी लिखित सामग्री प्राप्त नहीं होती है उसे हम प्रागैतिहासिक काल के रूप में दर्शाते हैं। यहाँ से हमें अवशेषों के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है, जो कि कार्बन C14, जिसको हम लोग कार्बन 14 विधि कहते हैं, कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार उसके जो है काल क्रम की जो है जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा हमारा वर्गीकरण जो होता है वो आदि ऐतिहासिक काल होता है। आदि ऐतिहासिक काल को हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं, सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सैंधव सभ्यता जो है ये अपठनीय सभ्यता है। यहाँ के जो साक्ष्य मिले हैं, जो लिपियाँ मिली हैं, इनको पढ़ा नहीं जा सका है, परंतु वैदिक सभ्यता को हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। ये पठनीय सभ्यता के रूप में है। और ऐतिहासिक काल के हम लोगों ने तीन भागों में विभाजित कर दिया है, पुनः प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसकी विशेषताओं के अनुसार ही हम लोग इसका जो है वर्गीकरण करते हैं। तो चलते हैं आगे हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल को कवर करेंगे। प्रागैतिहासिक काल में तीन कालखंड आते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो हम लोग सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल को ख़त्म कर देते हैं, जहाँ से एक या दो क्वेश्चन लगभग में परीक्षाओं में बन जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, हम लोग कवर कर लेते हैं इसको। तो जब हम आगे देखते हैं तो क्या पाते हैं, पुरा पाषाण काल, जिसे हम पैलियोलिथिक एज कहते हैं। ठीक है, पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल की जो समय सीमा है प्रारंभ से, यानी कि कब के प्रारंभ से, जब से मानव के जीवन का अस्तित्व आया है तब से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक हम पुरा पाषाण काल को रखते हैं। फिर पुरा पाषाण काल का हम पुनः तीन भागों में विभाजित कर देते हैं। पूर्व पाषाण काल, जिसको निम्न पाषाण काल कहा जाता है, जिसका समय प्रारंभ से लेकर 9 लाख ईसा पूर्व तक है। फिर पूर्व मध्य पाषाण काल, इसका समय 9 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक है। और उच्च पाषाण काल, इसका समय जो है 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। जब हम इसका काल विभाजन करते हैं तो काल विभाजन का आधार यहाँ पर होता है जलवायु परिवर्तन। मुख्य काल, इसका जो काल विभाजन आधार है वो जलवायु परिवर्तन है, परंतु इसके अलावा और भी इसका विभाजन करने का जो अध्याय है वो है कि उपकरणों के आधार पर, उनकी बनावट के आकार पर भी जो है इस काल का विभाजन किया जाता है। क्लियर? नोट में है भारत में पाषाण काल के जनक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पाषाण काल के जनक कौन माने जाते हैं? रॉबर्ट ब्रूस फूट जी हैं, जो कि एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ठीक है, भारत में पाषाण काल के जनक रॉबर्ट ब्रूस फूट, जो कि एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। क्लियर? सर्वप्रथम इन्हें 1863 ईस्वी में
सबसे पहले इनको 1863 ईस्वी में पल्लवरम नामक एक स्थान पड़ता है जो कि मद्रास में वर्तमान में चेन्नई में पड़ता है, जहाँ की खुदाई करते समय वहाँ उनको हाथ वाली कुल्हाड़ी जिसे हैंड एक्स कहा जाता है का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जानकारी के स्रोत जो होते हैं, इस पाषाण युग की जानकारी कहाँ से मिलती है? स्मारकों से प्राप्त होती है, भवनों से प्राप्त होती है, सिक्के, उपकरण, मुहरे आदि की जो है के द्वारा इस कालखंड की जानकारी प्राप्त होती है। पाषाण काल की जो जानकारी है वो लिखित साक्ष्य से प्राप्त नहीं होती, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलते हैं अगले पेज पर। जब हम लोग पुरापाषाणकालीन पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग देखेंगे पुरापाषाणकालीन मानव कि जो पुरापाषाण काल था उस समय का मानव कैसा था, वह कहाँ रहता था, उसका भोजन क्या हो सकता था, ये इन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो जो पुरापाषाणकालीन मानव था उस समय उनके जो मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ था, बुद्धि का विकास हुआ नहीं था, तो उस समय का मनुष्य कैसा था? बिल्कुल असभ्य मनुष्य था, एक जानवर की तरह ही विचरण करता था, जानवर की तरह ही व्यवहार करता था। यानी कि इस समय का जो मानव होगा वो असभ्य एवं बर्बर होगा। क्लियर? असभ्य एवं बर्बर होगा। भाई विवेकहीन मनुष्य क्या है? विवेकहीन मनुष्य जानवर है, यानी कि मानव भी एक जानवर है। और कैसा जानवर है? तो विवेकशील जानवर कौन सा है? तो मानव है। तो जब विवेकहीन मनुष्य होगा वो कैसा होगा? वो जानवर ही होगा। और जानवर कैसा होता है? तो असभ्य और बर्बर प्रकार का होता है, इसकी प्रवृत्ति असभ्य और बर्बर होती है। क्योंकि इस समय का जो मानव है, पुरापाषाणकालीन मानव जो है वो भोजन की उसको विशेष तकनीकों के बारे में नहीं पता था, क्या उसको खाना है, बहुत ज़्यादा विशेष उसको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है? तो इस समय का जो मनुष्य है वो निवास स्थान कहाँ करता था, मतलब कहाँ रहता था? तो इस समय का मनुष्य जो है वो नदियों के किनारे रहता था, पेड़ों पर रहता था और गुफाओं पर रहता था, क्योंकि उसके पास इतनी तकनीक नहीं थी कि वो अपने लिए आवास का निर्माण कर सके, ठीक है, या सुविधाओं को जुटा सके। तो वो पेड़ों पर रहता था, नदियों के किनारे रहता था और गुफाओं में। नदियों के किनारे रहने का मुख्य रीज़न क्या हो सकता है कि वहाँ पर उसको पीने के लिए पानी की उपलब्धता और खाने के लिए भोजन मिल जाता था। भोजन उसको कई प्रकार से नदियों के किनारे मिल जाता था। एक तो नदियों के किनारे जो है बहुत ही नर्म शाक टाइप की घास मिल जाती है, फूल पत्तियाँ अधिक मात्रा में खिले होते हैं तो वो मिल जाते हैं। मांस की उपलब्धता भी नदियों के किनारे होती है, क्योंकि कोई भी जीव होगा उसको प्यास लगेगी, तो वो प्यास लगेगी पानी के लिए वो नदियों के किनारे आएगा। तो वहाँ पर जो है ये शिकारी प्रवृत्ति के मानव उनका शिकार करते थे, तो वहाँ से भी उनको भोजन की प्राप्ति होती थी और साथ ही साथ नदियों से मछली आदि का भी जो है शिकार कर लेते थे। इस समय का जो मनुष्य था वो जीवन उसका कैसा था? अंधकारमयी जीवन था, उसका जीवन अंधकारमयी था, क्योंकि इस समय का मनुष्य जो है वो आग के उपयोग से अपरिचित था। तो जो इस समय का मानव था, इस काल का जो मानव था वो आग के प्रयोग से क्या था? अपरिचित था। हम ये नहीं कह सकते पूर्ण रूप से कि वो आग से अपरिचित था, क्योंकि आग का आविष्कार जो इंसान ने किया है वो नवपाषाण काल में हुआ है, लेकिन क्या इससे पहले जंगलों में आग नहीं लगती होगी? तो ये कह पाना मुश्किल होगा कि मनुष्य आग से अपरिचित था, लेकिन हाँ आग के प्रयोग से अवश्य अपरिचित था। ठीक है? पुरापाषाणकालीन मानव। क्लियर? पुरापाषाणकालीन साक्ष्य। जब अगर बात की जाए साक्ष्यों की तो प्रश्न जो बनता है वो यहीं से बनेगा कि पुरापाषाणकालीन साक्ष्य सर्वप्रथम जो है मानव की खोपड़ी, मानव के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो पुरापाषाणकालीन सभ्यता, पुरापाषाणकालीन काल से ही जो है मानव के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो कि हथनौरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। क्या मिला है? मानव की खोपड़ी का जो है साक्ष्य मिलता है। उसी के साथ साथ क्या इस समय का मानव चित्रकारी करता था? तो बिल्कुल करता था। इस समय का मानव चित्रकारी करता था, चित्रकारी में रुचि रखता था, क्योंकि इसके साक्ष्य मिले हैं नर्मदा घाटी में स्थित भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वहाँ से चित्रकारी का प्रथम साक्ष्य मिलता है। यह चित्रकारी किस प्रकार की है? शिकारी के स्वरूप में दर्शाई गई है। और ये भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? भीमबेटका की गुफाएं MP यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं। यहीं से जो है प्रथम चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर? सोहन नदी घाटी, एक सोहन नदी घाटी है, ठीक है। सोहन नदी घाटी से क्या मिला है? चॉपर और चॉपिंग उपकरण मिला है। सोहन नदी घाटी से चॉपर और चॉपिंग उपकरण मिला है। वहीं बेलन घाटी से जो है मातृ देवी की प्रतिमा मिली है।
मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है? बेलन घाटी से मिली है, जो कि हड्डी से निर्मित है। किससे बनी हुई है? हड्डी से बनी हुई है। और ये बेलन घाटी कहाँ है? बेलन घाटी मुख्यतः 3 जिलों में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, प्रतापगढ़ और मिर्ज़ापुर तक इसका क्षेत्र विस्तृत है। और जो मातृ देवी की जो प्रतिमा है वो लोहदा नाला प्रयागराज से प्राप्त हुई है। क्लियर? लोहदा नाला प्रयागराज से। ये प्रश्न जो है बनता है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि बेलन घाटी से कौन सी प्रतिमा मिली है, क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो आप लिखेंगे मातृ देवी की प्रतिमा। या ये पूछा जा सकता है मातृ देवी की प्रतिमा किससे निर्मित है, तो हड्डी से निर्मित है। अगला साक्ष्य जो है वो कोरेगांव महाराष्ट्र से मिला है, जहाँ से मानव बस्तियाँ प्राप्त हुई है। ये मानव बस्तियों का प्रथम साक्ष्य मिला है महाराष्ट्र से, कोरेगांव। क्लियर? उसके पहले हम लोग बता चुके हैं कि हाथ वाली कुल्हाड़ी, हैंड एक्स, जिसको कहा गया है वो पल्लवरम से मिली है। और यह पल्लवरम जो है मद्रास, वर्तमान में चेन्नई में अवस्थित है। क्लियर है? ओके, तो इसी के साथ हम लोगों ने पूरा पाषाण काल समाप्त कर लिया है। पूरा पाषाण काल समाप्त कर लिया। अब हम लोग आ गए हैं मध्य पाषाण काल पर। जी हाँ, मध्य पाषाण काल, जिसको लघु पाषाण काल या माइक्रोलिथिक भी कहा जाता है। लघु पाषाण काल या माइक्रोलिथिक भी कहा जाता है। इस काल का जनक, मध्य पाषाण काल का जनक C.L. कार्लाइल महोदय को माना जाता है, जिन्होंने 1757 में यहाँ की खोज की है। इसकी विशेषता जो है जलवायु में परिवर्तन की है, यानी कि जो मध्य पाषाण कालीन था इसकी प्रमुख विशेषता जो है जलवायु परिवर्तन है। और जो कालखंड का विभाजन भी इसी आधार पर किया गया है, क्योंकि जो पूरा पाषाण काल था, जो क्या था, पूरा पाषाण काल था, उस समय की जलवायु कैसी थी, तो शीत जलवायु थी। कैसी जलवायु थी? शीत जलवायु थी, यानी कि ठंडी जलवायु थी। और इसी ठंडी जलवायु के कारण पूरा पाषाण काल को क्या कहा जाता है? हिम युग के नाम से जाना जाता है। हिम युग के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि किस युग को हिम युग कहा जाता है, तो पूरा पाषाण काल को हिम युग के नाम से जाना जाता है। अब मध्य पाषाण काल आते आते जलवायु ठंडे से कुछ शुष्क और गर्म हो गई थी, तो इसी के आधार पर हम इसको मध्य पाषाण काल के रूप में विभाजित कर देते हैं। मध्य पाषाण कालीन मानव कैसा था? तो मध्य पाषाण कालीन मानव पहले की अपेक्षा विवेकशील हो रहा था। इसमें मस्तिष्क का विकास हो रहा था, ज्ञान का विकास हो रहा था, बुद्धि की वृद्धि हो रही थी। तो इस समय का मानव तीर कमान का विकास करने लगा था। इस समय का मानव तीर कमान का विकास कर रहा था और प्रक्षेपास्त्रों का उपयोग कर रहा था। या प्रक्षेपास्त्र मतलब जो है हाथों से फेंक कर चलाए जाने वाले अस्त्र होते हैं, उनका भी प्रयोग करने लगा था। यहाँ पर छोटे एवं धारदार हथियार, जो पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े हथियार प्रयोग किए जाते थे, उसकी अपेक्षा यहाँ पर छोटे हथियार और उनसे ज़्यादा धारदार हथियारों का प्रयोग किया जाने लगा। इस समय का मानव आज भी शिकारी था, परंतु पहले का मनुष्य जो है बड़े बड़े जानवरों का ही शिकार करता था, परंतु इस समय का मानव मध्यम वर्ग के जो है जानवरों का शिकार करने लगा था। मानव खाद्य संग्राहक हो गया था, क्योंकि मानव खाद्य वस्तुओं से परिचित होने लगा था, तो उनका वो खाद्य संग्रह भी करने लगा था। तकनीक में परिवर्तन हुआ था, और तकनीक में परिवर्तन होने के कारण ही इस समय के मानव ने मृद भांडों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया था। मृद भांड मतलब मिट्टी की जो मटकी होती हैं, मिट्टी की मटकी यानी कि मिट्टी के पात्र, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? मृद भांड कहते हैं। क्लियर? मिट्टी के पात्रों को ही क्या कहा जाता है? मृद भांड कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं शवाधान विधि। इस समय का मानव जो है, शवाधान विधि का मतलब क्या होता है? शवाधान विधि का मतलब क्या होता है? जो मृत शरीर, मानव का मृत शरीर है, उसकी अंत्येष्टि करना ही शवाधान विधि कहलाता है। तो आज का मानव शवाधान विधि से परिचित हो चुका था और पशुपालन की शुरुआत करने लगा था। पशुपालन की शुरुआत भी करने लगा था। अब हम लोग चलते हैं आगे कि मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य की बात करें अगर, तो मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य में जैसे लखनऊ गुजरात है। क्लियर? लखनऊ गुजरात, यहाँ से 14 मानव कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर आता है दमदमा। ये दमदम नहीं है, दमदमा उत्तर प्रदेश का स्थान है दमदमा, जहाँ से 41 मानव शवाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दमदमा प्रतापगढ़ में पड़ता है। और मोरहाना पहाड़, बदही खार जो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मिर्ज़ापुर में प्राप्त चित्रकारी के साक्ष्य किस काल के हैं? तो मध्य पाषाणकालीन के हैं। और भीमबेटका की गुफाएं किस काल की हैं? तो पुरा पाषाणकालीन साक्ष्य हैं। क्लियर? इन बातों को आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगले साक्ष्यों की बात करें तो आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से
प्रथम पशुपालन के संकेत मिलते हैं। तो पूछा जा सकता है प्रथम पशुपालन के संकेत कहाँ से मिलते हैं, तो आजमगढ़ मध्य प्रदेश से प्राप्त होते हैं, और उसके अलावा बागौर राजस्थान, ठीक है, बागौर राजस्थान से भी प्रारंभिक पशुपालन के संकेत प्राप्त होते हैं। सांभर झील राजस्थान से वृक्षारोपण के संकेत मिलते हैं। इम्पॉर्टेंट है, आज की दृष्टि से तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वृक्षारोपण लगातार कराया जा रहा है, तो इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पूछा जा सकता है कि वृक्षारोपण के संकेत या साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो आप बताएंगे सांभर झील राजस्थान, और ये मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य है। इसके अलावा माधा जो है उत्तर प्रदेश पड़ता है, यहाँ पर एकल एवं युग्म समाधान के साक्ष्य मिलते हैं, और हड्डियों से निर्मित आभूषण भी प्राप्त होते हैं। हड्डियों से निर्मित आभूषण माधा उत्तर प्रदेश से प्राप्त होते हैं। उपकरण में काठ का दस्ता लगाने का प्रयास के जो साक्ष्य मिलते हैं वे वीरभानपुर से मिलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, गुफा चित्रकारी, ठीक है, गुफा चित्रकारी के साक्ष्य आपने देखा है भीमबेटका से मिले हैं, जो पुरापाषाणकालीन साक्ष्य भी हैं और मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य भी हैं। परंतु इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है कि इस समय का मानव जो है इनमें रंगों को भरने लगा था, हरे एवं लाल रंग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हरे एवं लाल रंग की चित्रकारी के साक्ष्य किस काल के नमूने हैं, तो आप बताएंगे मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य के नमूने हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ आप और देख सकते हैं आगे कि स्तंभगर्त कहाँ से प्राप्त हुआ, सरायनाहार उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, और सामूहिक समाधान के साक्ष्य भी सरायनाहार उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। सूक्ष्म पाषाण युद्धोग जम्बूद्वीप पंचमढ़ी मध्य प्रदेश से। बेधनी और खुरचनी इसका इंपॉर्टेंट है, बेधनी और खुरचनी जो है ये टेरी समूह उत्तर तमिलनाडु से प्राप्त हुए हैं। क्लियर। इसी के साथ हम लोगों ने मध्य पाषाण काल को समाप्त कर लिया है। अब हम लोग अगला जो काल विभाजन आता है वो नवपाषाण काल पर आ गए हम लोग। अगला काल विभाजन क्या है, नवपाषाण काल है। नवपाषाण काल, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मानव के बारे में पढ़ेंगे, निवास, कृषि, उपकरण और बर्तन। तो नवपाषाण काल का समय जो है वो 6000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नवपाषाण काल का समय जो है 6000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस समय का मानव जो है कैसा हो चुका था, मानव विवेकशील हो चुका था, इसके मस्तिष्क का विकास हो गया था, बौद्धिक विकास हुआ था, बौद्धिक स्तर इसका ऊंचा हो गया था, स्मृति का विकास हो गया था, चीज़ों को याद रखने में महारत हो गई थी। जब मस्तिष्क का विकास हुआ, बौद्धिकता का विकास होगा तो उसके निवास स्थान भी बदलेंगे, कृषि के क्षेत्र में विकास होगा, उपकरण में जाहिर सी बात है विकास होगा, बर्तन आदि में भी विकास हो जाएगा। सब कुछ जो है निर्भर था तो मानव मस्तिष्क के विकास पर निर्भर था, बौद्धिक विकास पर निर्भर था, उसकी स्मृति पर विकसित था। तो यहाँ पर हम लोग निवास की बात करते हैं। तो निवास इस समय जो है, इस समय का मानव नदियों एवं ग्रेनाइट पहाड़ियों के किनारे रहने लगा था, बस्तियाँ बनाकर रहता था। जो मानव था, नवपाषाणकालीन मानव था, ये अपने लिए बस्तियाँ बनाने लगा था, परंतु कहाँ बनाता था, तो नदियों के किनारे या फिर ग्रेनाइट पहाड़ियों के किनारे बनाता था। इस समय का जो महत्वपूर्ण निवास स्थान थे तो गंगा, सोन, गंडक, घाघरा नदियों के डेल्टाओं में साक्ष्य मिलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण हैं, ये नदियाँ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि नदियों के किनारे आसानी से खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, इसलिए मानव ने जो है नदियों के किनारों को ही अपना निवास स्थल बनाया था। इस समय के जो घर हुआ करते थे वो कैसे होते थे, मिट्टी के बनाए जाते थे, गोल और सरकंडे घरों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। गोल का मतलब इस प्रकार से बनते होंगे कुछ घर ऐसे बना के, इस तरीके से आपने झोपड़ियाँ देखी हैं, तो गोल घर सरकंडे टाइप के बनाए जाते होंगे और वो मिट्टी के रहे होंगे, ठीक है, जिनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि की बात करें तो मानव के मस्तिष्क के विकास के साथ साथ जो है कृषि में भी विकास हुआ। क्लियर। कृषि में भी विकास हुआ। मनुष्य जो है बीजों से, कृषि से परिचित हो चुका था, तो उनको क्या करने लगा था, संग्रह करने लगा था, और समय आने पर उनके बीजों को बोना उसने प्रारंभ कर दिया था। उसको काफ़ी हद तक जानकारी प्राप्त हो चुकी थी, तो वो जानता था कि कृषि में पौधों में कब पानी देना है, तो सिंचाई करना भी उसने प्रारंभ कर दिया था। तो सिंचाई करना भी नवपाषाण काल की विशेषता है। फसल पकने पर कटाई करना तथा उसका भंडारण करना, यानी कि आने वाले समय में खाने के लिए उसका भंडारण भी करता था। इसी के साथ साथ मनुष्य जो है कृषि और पशुपालन करने लगा था, यानी कि आज का मनुष्य, नवपाषाणकालीन मनुष्य कैसा था, कृषक था, पशुपालक था, और यहीं से जो है अनाज के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यानी कि बोने वाले अनाजों के साक्ष्य कब मिलते हैं, तो नवपाषाण काल से बोने वाले अनाजों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है। आज के उपकरण जो नवपाषाणकालीन उपकरण थे वो मध्य पाषाणकालीन की अपेक्षा बहुत छोटे, सुडौल यानी कि बहुत अच्छे, पहले की अपेक्षा
छोटे, सुडौल, पालिशदार और धारदार बनने लगे थे। तो ये किस कारण हो सका? तो मानव मस्तिष्क के विकास के कारण ही हो सका है। अब मनुष्य जो है कैसा, मनुष्य जो है मिट्टी के बर्तन बनाने लगा था, काफ़ी हद तक परिष्कृत मिट्टी के बर्तन बनाने लगा था, उनमें जो है रंग भरने लगा था, बर्तनों में रंग भरने लगा था, उन पे जो है कलाकृतियाँ उकेरने लगा था, कुंभकारी कला का विकास हुआ था। कुंभकारी मतलब जो पात्र आप जानते हैं, कुल्हड़ टाइप के जो है पात्र बनाने लगा था अपने लिए जो है, ठीक है। तो ये मानव की विशेषताएं थीं। इसी के साथ साथ मनुष्य जो है, अब मानव के जब मस्तिष्क का विकास हो चुका था, मानव सोच समझ सकता है, तो जब मानव बुद्धि से परिपूर्ण हो जाता है, विवेकशील होने लगता है और अर्ध विवेकशील कह सकते हैं, तो फिर उसके अंदर डर आने लगता है। क्या आने लगता है? डर आने लगता है। जब वह चीज़ों को सोच सकता है, चीज़ों को स्मृति कर सकता है, तो उसके अंदर डर भी आने लगता है। और जब व्यक्ति के अंदर डर आता है तो यही डर क्या करता है? यही डर क्या करता है? उपासना को जन्म देता है, उपासना की शुरुआत करता है, ठीक है। चीज़ों पे विश्वास करना, यानी कि विश्वास नहीं, हम अंधविश्वास कह सकते हैं उसको, कि चीज़ों पर विश्वास करने लगता था। जैसे इस समय का मनुष्य जो है धार्मिक मान्यता प्राप्त कर चुका था, कि उसको धार्मिकता का ज्ञान होने लगा था। वो जानता था कि जल जो है वो देव है, जल की पूजा करने लगा था, उपासक हो चुका था मानव डर के कारण। तो वो सूर्य की पूजा करने लगा, आकाश की पूजा करने लगा, पृथ्वी की पूजा करने लगा, गाय की और सर्प की पूजा करने लगा था। तो जो मनुष्य के जब विकास, मस्तिष्क का विकास हुआ, साथ ही साथ उसके अंदर डर भी पैदा हो गया, और जिससे निपटने के लिए उसने धार्मिक मान्यताओं का सृजन किया और कई प्रकार के जो है उपासक बना हुआ, ठीक है। फिर उसके अलावा जो है जब मनुष्य के मस्तिष्क का विकास हुआ, तो आज का मनुष्य जो है कृषि पर काफ़ी बल देने लगा, कृषक हो गया था। तो आज का मनुष्य जो है वो कई फसलों को उगाने लगा था, जैसे गेहूं, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा, दलहन, काला चना, हरा चना आदि फसलों को जो है वो उगाने लगा था, जिनके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? चिरांद से प्राप्त होते हैं, जो कि बिहार में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं, पाकिस्तान से प्राप्त होते हैं। गुफ कराल और बुर्जहोम, गुफ कराल और बुर्जहोम जो दोनों जगह हैं, कश्मीर में पड़ती हैं, वहाँ से प्राप्त होते हैं। और कोल्डी हवा महागढ़ा उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ से भी प्राप्त होते हैं। कोल्डी हवा से प्राचीन चावल के प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो कोल्डी हवा से प्राप्त होते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इसी के साथ साथ हंदूर एवं पय्यमपल्ली दो स्थान है जो आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। यहाँ से भी गेहूं, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा, दलहन, काला चना, हरा चना आदि फसलों के जो है साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि नवपाषाणकालीन मानव जो है वो विकसित था, विवेकशील था और कृषक हो चुका था। क्लियर? इसी के साथ कुछ नवपाषाणकालीन स्थल हैं जहाँ से कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में पड़ता है। यहाँ से कृषिजन्य गेहूँ, जौ के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। कृषिजन्य यानी कि जो बोए जाने वाली किस्में हैं गेहूँ और जौ की, वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। गुफ कराल जो कश्मीर पे पड़ता है, यहाँ से गर्त आवास, गेहूँ, जौ, मसूर के जले हुए दाने प्राप्त हुए। गर्त आवास मिले हैं, गेहूँ, जौ एवं मसूर के जले हुए जो दाने प्राप्त हुए वो गुफ कराल कश्मीर से मिलते हैं। और धान की खेती के विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से प्राप्त होते हैं। पिकली हल जो कि कर्नाटक का एक क्षेत्र है, जहाँ से शंख के ढेर प्राप्त हुए हैं और मानव के निवास स्थान प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, यहाँ से गर्त आवास, मानव के साथ कुत्ते का समाधान के साक्ष्य। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मानव के साथ कुत्ते का समाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो आप बताएंगे बुर्जहोम जम्मू कश्मीर। नागार्जुन कोंडा जो है, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से हस्त निर्मित मृदभांड प्राप्त हुए हैं और घर्षित पाषाण औजार यानी कि घिसे हुए पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो जो कि उत्तर प्रदेश का ही एक क्षेत्र है, चौपानी मांडो, जहाँ के विश्व के प्राचीनतम मृदभांड प्राप्त हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्व के प्राचीनतम मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आप लगाएंगे चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश। चिरान जो है हिरण के सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो चिरान पड़ता है आप बिहार में। क्लियर? ये आप जो है धान की कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे? लहुरा देव उत्तर प्रदेश 9000 BC।
9000 BC लहुरा देव उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। क्लियर। और पीछे कोल्डी हवा जो है वो चावल के साक्ष्य हैं। ठीक है, वहाँ चावल के साक्ष्य हैं और यहाँ पे धान की कृषि के साक्ष्य हैं। ठीक है, धान की कृषि के साक्ष्य अलग हैं और चावल के साक्ष्य अलग हैं। क्लियर। इसी के साथ हम लोगों ने पुरा पाषाण कालीन काल को ख़त्म कर लिया, जिसमें हम लोगों ने पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को देखा है। नव पाषाण काल के बाद एक और सभ्यता जन्म लेती है जिसको हम लोग ताम्र पाषाण काल के नाम से जानते हैं। यह जो है एक संकर काल अवस्था थी, जो कि पाषाण काल और ताम्र पाषाणिक जो सिंधु युगीन सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके मध्य की कड़ी है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है। ताम्र पाषाण काल के कुछ स्थल हैं, जैसे दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र। आवास यहाँ पर ताम्र पाषाणकालीन आवास पत्थरों के होते थे। जानकारी ध्वंसावशेष यानी कि जो ध्वंसावशेष यानी कि खत्म होने वाले अवशेषों से प्राप्त हुई है। और इसका विकास जो है ताम्र पाषाणकालीन काल जो सभ्यता है उसका विकास बनास घाटी, जिसको आहार घाटी के नाम से जाना जाता है, ताम्रावती भी कहा जाता है, वहाँ पर प्राप्त होता है। केवल तांबे के उपकरण प्राप्त होते हैं, कहाँ से? बनास घाटी से। और पकी ईंटों के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, जो कि गिलुंद से प्राप्त होते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे ताम्र पाषाणकालीन स्थल, जैसे कि मुंडीगाप से ऊंची दीवार तथा उसके ऊपर धूप में पकी ईंटों के बुर्ज मिले हैं। कोटदीजी साक्ष्य है, राना गुंडई है, मेढ़ी है, कालीबंगा है, आमरी है। आमरी से जो है पाक के सिंध क्षेत्र में आमरी पड़ता है। झूकर, झांगर एवं हड़प्पा संस्कृत। मेहरगढ़ जो है उत्तर प्रदेश है, ये आप जानते हैं। नव पाषाण काल के साक्ष्य भी मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। क्वेटा सभ्यता मेहरगढ़ में विकसित हुई। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य भी मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। और कपास की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिलते हैं वो मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है कि कपास की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो मेहरगढ़ उत्तर प्रदेश से मिलते हैं और ये साक्ष्य ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता के हैं। क्लियर। हमारा प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो गया। अब एक नज़र में हम लोग सभी कालखंडों को देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम लोगों ने पीछे पढ़ चुके हैं, निम्न पूर्वा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं, लेकिन एक नज़र में हम लोग फिर से देखते हैं। जैसे निम्न पूर्वा पाषाण काल साक्ष्य जो है, निम्न पूर्वा पाषाण काल के साक्ष्य जो महत्वपूर्ण है, चापर चापिंग, पेबुल संस्कृत, हैंड एक्स प्राप्त होती है। महत्वपूर्ण स्थल जो है वो सोहन घाटी पंजाब, महत्वपूर्ण स्थल जो है सोहन घाटी पंजाब, तमिलनाडु, सिंगरौली बेसिन उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर झारखंड, आसाम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, सिंध केरल में छोड़कर पूरे भारत में, सिंध और केरल को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे भारत में निम्न पूर्वा पाषाण कालीन सभ्यता विकसित थी। इसी के साथ इसका महत्व जो है, निम्न पूर्वा पाषाण काल का महत्व क्या? हथनौरा नदी बेसिन से होमो इरेक्टस के जीवाश्म यानी कि मानव सभ्यता, मानव के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो हथनौरा से प्राप्त होते हैं, जो कि निम्न पूर्वा पाषाणकालीन साक्ष्य है। इसी के साथ हैंड एक्स और पेबुल पत्थर प्राप्त होता है, जो कि निम्न पूर्वा पाषाणकालीन साक्ष्य हैं। हम लोग एक नज़र में देख रहे हैं मध्य पूर्वा पाषाण काल। अब हम लोग देखेंगे मध्य पूर्वा पाषाण काल में साक्ष्य क्या मिला था? तो स्क्रेपर और भेदक, स्क्रेपर और भेदक। भेदक मतलब किसी चीज़ को छेदने वाला, भाला जिसको बोलते हैं उसे भेदक बोलते हैं। क्लियर। तो ये साक्ष्य है। स्थल की बात करें तो मध्य पूर्वा पाषाण काल का स्थल आप जानते हैं, स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी में जो है, नेवासा महाराष्ट्र, डिंडवाना राजस्थान, बांकुर एवं पुरुलिया पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। महत्व इसका क्या है? फलक संस्कृति कहा जाता है। मध्य पाषाण काल को क्या कहा जाता है? फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। विभिन्न प्रकार के ब्लेड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका की चित्रकारी महत्वपूर्ण है, यहाँ की विशेषता है। और भीमबेटका की खोज 1858 ईस्वी में बी.एस. वांकर ने की थी। बी.एस. वांकर ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे उच्च पूर्वा पाषाण काल। उच्च पूर्वा पाषाण काल जो हम लोग पाषाण काल का अध्ययन कर रहे थे, उसी में हम लोगों ने निम्न पूर्वा पाषाण काल, मध्य पूर्वा पाषाण काल और उच्च पूर्वा पाषाण काल को देखा है। तो उच्च पूर्वा पाषाण काल में साक्ष्य जो है वो ब्लेड एवं ब्यूरिन संस्कृति प्राप्त होती है। यहाँ का महत्व तो बहुत ज़्यादा नहीं है। स्थल की बात करें तो स्थल में कुर्नल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात हैं। आते हैं मध्य पाषाण काल। तो हम लोगों का पूरा पाषाण काल खत्म हो गया, उसमें देखेंगे हम लोग मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का समय आप लोगों को पता है 40,000 ईसा पूर्व से, 40,000 ईसा पूर्व से कितना? 10,000 ईसा पूर्व तक। क्लियर। तो साक्ष्य जो है अर्धचंद्राकार समलंब उपकरण प्राप्त होते हैं। अर्धचंद्राकार मतलब इस प्रकार के उपकरण मिलते हैं काटने के लिए, और समलंब इस प्रकार के कुछ उपकरण प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये साक्ष्य हैं। उसके साथ साथ और क्या प्राप्त होता है? उसी के साथ साथ इसको माइक्रोलिथ सभ्यता कहा जाता है और यहाँ से बेधनी प्राप्त होती है। बेधनी एक प्रकार का छेदक होता है, जैसे
इस टाइप की अगर हम बना दें तो ऊपर से ठोकाई करके किसी चीज़ को काटना तोड़ना या उसको छेदना जिसको कहते हैं हम लोग, तो भेदन करना, लक्ष्य भेद जिसको कहते हैं। और यहाँ के स्थल की बात करें तो कर्नाटक, बागौर तिलवाड़ राजस्थान का महत्वपूर्ण है, लगनाज मिलता है जो गुजरात में पड़ता है, वीरभानपुर, सरायनाहार उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थल है। उत्तर प्रदेश की दृष्टि से सरायनाहार मध्य पाषाणकालीन स्थल है। महत्व जो है, सूक्ष्म औजार मध्य पाषाण काल के पुरा पाषाण काल की अपेक्षा औजार छोटे थे। मृद भांडों का निर्माण होने लगा था जिनके साथ तिलवाड़ा से प्राप्त होते हैं। पशुपालक एवं मछली पकड़ना का व्यवसाय हो गया था। अस्थायी आवास के साक्ष्य भी प्राप्त होने लगे थे। अब आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के साक्ष्य जो है चमकदार पालिश की सभ्यता इसे कहा जाता है। नवपाषाणकालीन स्थल की बात करें तो बुर्जहोम गुफ्त कराल स्थल कश्मीर, दावली असम, आमरी, कोटदीजी मेघालय, चिरान जो बिहार का है, मेहरगढ़, मास्की आदि जो है इसके प्रमुख स्थल हैं। नवपाषाण काल की विशेषता की बात करें तो आप पीछे पढ़ भी चुके हैं, यहाँ कृषि का आरंभ हुआ। इसकी प्रमुख विशेषताओं में जो है हम लोग देखेंगे कृषि का आरंभ कब से माना जाता है, तो सुचारू रूप से तो नवपाषाण काल। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो नवपाषाणकालीन ये साक्ष्य हैं जो कि बुर्जहोम कश्मीर से प्राप्त होते हैं। मानव के साथ कुत्ते का समाधान बुर्जहोम कश्मीर से प्राप्त होता है जो नवपाषाणकालीन विशेषता है। अस्थि औजार प्राप्त होते हैं। पोत निर्माण के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, ये भी नवपाषाण काल से ही प्राप्त होते हैं। ऊन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। स्थायी जीवन प्राप्त होता है। पशुपालन, आग की खोज ये महत्वपूर्ण है। सबसे बेहतरीन प्रश्न जो है आग की खोज और पहिए का आविष्कार कब माना जाता है, तो नवपाषाण काल, वेरी इंपॉर्टेंट। और यही प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको विशेषकर ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर इतिहास में जो है प्राचीन इतिहास में हम लोग क्या ख़त्म कर दिया, प्रागैतिहासिक काल को समाप्त कर लिया है महज कुछ मिनटों में। प्रागैतिहासिक काल ये हो गया है एंड, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल का एंड हो चुका है। तो अब हम लोग आगे का जो टॉपिक रहेगा वो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता पर अध्ययन करेंगे। आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक आपसे, शेयर आप अवश्य करें अपने फ्रेंडों में, और आपसे जो अनिवार्य है वो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाली जो हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी और हमको भी बल प्राप्त होता रहेगा और वीडियोज़ बनाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, मस्त पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।